안녕하세요, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज का ड्रामा होने वाला है द किंग्स वुमन का एपिसोड नंबर 21। सब्सक्राइब कर दो ना। सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसा नहीं लगते हैं और अगर अगला वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो और हाँ, बेल आइकन दबा लेना जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुम्हें पहले पता चल जाए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं अपने ग्रेट ग्रैंड एम्पायर यानी रानी माँ से कह रहे होते हैं कि रानी माँ देखो, आप हमेशा से जानती है मैंने आपसे कहा था कि मैं ऐसे औरत को रानी बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ स्टेट अफेयर यानी राज्य के कारोबार संभालने में मदद कर सके। तो वो कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ। तो वो कहती है तो हाँ, तो फिर मैंने चुन लिया है, मैडम ली है जिन्हें मैं अपनी रानी मतलब महारानी बनाना चाहता हूँ, जो कि हरम के कार्य के और सभी कार्य को संभाल सके। वो मेरे साथ बैठक में बैठेगी। तो वो यहाँ पे रानी माँ मानने से इनकार कर देती है, कहती है बिल्कुल भी नहीं। देखो 6 स्टेट जो है क्वीन को लेकर, मतलब बाकी जितने चू है, क्वीन है, क्यूआई है, स्टेट है, जितने भी स्टेट है ना वहाँ पे सभी ऐसी रानियां हैं तुम्हारी पत्नियां, उनमें से किसी को रानी बनाओ, क्योंकि वो जो 6 राज्य हैं वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो उन राज्यों में से किसी एक को रानी बनानी चाहिए। जैसे चू है, चू की रानी को तुम रानी बना लो। तो वो कहते हैं कि देखो माँ, अगर मैं चू की रानी को बना लेता हूँ तो बाकी स्टेट नाराज हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि सभी स्टेट्स में हड़दम मच जाएगी और वो लोग हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसी औरत को रानी बनाना चाहिए जो किसी स्टेट से रिलेटेड ना हो। तो इसीलिए मैंने चुना है कि मैं मैडम ली को अपनी रानी बनाऊंगा। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैडम ली नहीं चलेगी। अगर वो रानी बनती है तो कोई इसकी बात भी नहीं मानेगा, हरम में भी कोई उसकी बात को नहीं मानेगा, तो वो हरम के कार्यभार को कैसे संभालेगी। और आज कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मेरे पास एक आइडिया है। इस बार जो लड़ाई होने वाली है ना, मैं चाहता हूँ कि उसी में मैं अपनी महारानी को यानी मैडम ली को लड़ाई के लिए भेज दूँ, वॉर के लिए, और वो मेरे साथ जाएगी। और अगर वो जीत कर आती है तो मैं उसे रानी बना दूंगा। इसके बाद से तो सभी लोग बात मानेंगे ना। तो मैडम जो वहीं पे बैठी होती है वो कहती है कि महाराज ये तो गलत है, क्योंकि वो आपकी कंकुबाइन है, ऊपर पत्नी है, तो आप उनको लड़ाई में कैसे भेज सकते हैं, वो नहीं जा सकती हैं। ऐसा तो गलत है ना कि आपकी एक पत्नी लड़ाई पे जा रही है, बाकी पत्नी यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम भी चलो, तुम भी मेरी उपपत्नी हो। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी एक तलवार की व्यवस्था कराता हूँ और एक घोड़े की व्यवस्था कराता हूँ, मेरे साथ तुम भी लड़ाई पे चलो, तुम भी वहाँ पे लड़ लेना, क्या करना है। तो वो फिर चुप हो जाती है मैडम चुप। इसके बाद से राजा कहते हैं कि ठीक है, तो अब फैसला हो गया, मैं महारानी को लेकर लड़ाई पे जाऊंगा और अगर महारानी वहाँ पे जीत जाती हैं तो उसके बाद से वो मेरी महारानी यानी सबकी रानी सम्राज्ञी बनेगी मेरी। तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। मैडम ली की जो नौकरानी होती है वो कहती है कि वाह महाराज, आपने तो महारानी मतलब डोंगर के सामने इतना सब कुछ कह दिया, मैं तो बहुत अचंभित हूँ और मैं मैडम ली को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ। यहाँ पे महाराज कहते हैं तुमने आज कुछ अच्छा बोला है तो इसके लिए तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद से मैडम ली कहती है, वो कहती है कि देखिए महाराज, मुझे महारानी बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं आपकी सम्राज्ञी बन जाती हूँ तो बहुत ही ज्यादा कष्ट है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो महाराज कहते हैं देखो, अगर तुम सम्राज्ञी बन जाती हो तो मैडम चू और हुआ डोंगर जो है ना, वो दोनों तुम्हें कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी ऐसी साजिश नहीं रच पाएंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें महारानी बनाना चाहता हूँ। तो वो कहती है देखिए महाराज, अगर मैं महारानी बनती हूँ तो मेरा बेटा यानी तियांगमिंग है वो डायरेक्टली क्राउन प्रिंस बन जाएगा, यानी वो आपके सीट का हकदार हो जाएगा, राजा बनने का हकदार हो जाएगा। और मैं जानती हूँ कि जब वो राजा बनने का हकदार हो जाएगा तो मैं और मेरे बेटा यानी तियांगमिंग हम दोनों हमेशा खतरे में रहेंगे, और मैं ऐसा खतरा हमेशा से कभी भी मोल नहीं लेना चाहती। मैं बस साधारण सी जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। महाराज कहते हैं बिल्कुल नहीं। खैर वो कहती है कि ठीक है, मैं महारानी से जा रही हूँ बात करने डोंगर हुआ जान से कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। तो महाराज कहते हैं अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, और उन्हें ले जाकर ऑरेंज दिखाते हैं। ऑरेंज को छील कर उन्हें संतरा देते हैं, कहते हैं कि लो खाओ। और तो वो कहती है कि आप मुझे ये दे रहे हैं, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि आपने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया ये सब के बारे में, और आप जाकर महारानी के सामने ये कह दी कि मैं महारानी बनने वाली हूँ, लेकिन मैं नहीं बनना चाहती। तो वो कहता है ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए ना, तो ये लो, और वो सारा संतरा वहीं पे गिरा देते हैं। उसके बाद से वो कहती है कि अरे मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो संतरे में गिरे हुए में उसमें एक तलवार होता है, वो तलवार निकालते हैं, कहते हैं आपको ये तो चाहिए ना। तो वो तलवार देखती है तो इनके दादाजी का होता है। वो कहते हैं कि महाराज ये तो मेरे दादाजी का है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहती हो तो मैं रख लेती हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तलवार चाहिए, और वो ले लेती है खुशी खुशी। फिर महाराज कहते हैं ठीक है, अब आप ले लीजिए और अब आप मेरे साथ ही काम करेंगे। तो यहाँ पे महारानी जो होती है खुश हो जाती है। उसके बाद से महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर आप तलवार नहीं लेना चाहती है तो इसके बारे में क्या सोचती है, आप मुझे एक बच्चा क्यों ना दे दे। तो वो कहती हैं कि पागल हो क्या, इतने लोगों के सामने ऐसी बातें करे। उसके बाद से
महाराज का हाथ झटक कर वहाँ से भागने लगते हैं और महाराज उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। आगे की सीन में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जिंगकाई को और उसके साथ में होती है छोटी गर्ल यानी कैट गर्ल और उसका भाई होता है। जहाँ पे ये लोग बातें करते हैं और जिंगकाई बताता है कि भाई वैसे आपने मेरी बहुत मदद की और गुंगसन यू के जो मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने जो बनाया था उसके मतलब आदमी को ढूंढवा दिया, अब उनसे मिलकर मैं वो तलवार बनवा लूंगा। वो कहता है वैसे मैं चाहता हूँ कि भाई आप आगे भी हमारे साथ चले, तो क्या आप आगे हमारे साथ नहीं चल सकते? तो वो भाई जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम मैन्युस्क्रिप्ट लेकर जाओ उनके पास और तुम जब तलवार बनवा लेना पूरी तरीके से, टेक्निक सब सीख लेना, तब मेरे पास आना, हम एक छोटी सी फाइट जरूर करेंगे साथ में मिलकर, अच्छा है ना? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसा आप चाहें। और फिर वो लोग उन्हें प्रणाम करते हैं और यहाँ से बिछड़ जाते हैं। यहाँ से जिंगकाई और कैट गर्ल एक साथ और उनके भाई जो होते हैं वो अलग। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी इनकी सारी बातें सुन रहा होता है, इन लोगों की पीछा भी कर रहा होता है। आगे हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं महाराज बैठे होते हैं और वहाँ पे हानसेन आते हैं। हानसेन के आने की घोषणा होती है, हानसेन आते हैं और महाराज को और महारानी को दोनों को अपने घुटनों के बल बैठ के प्रणाम करते हैं। जिसके बाद महाराज कहते हैं कि आप अभी बीमार थे, अभी आपकी आने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद से इशारा करते हैं, जिसके बाद से जहाँ पे जागा एक घोषणा करते हैं, वो कहते हैं कि आपकी ईमानदारी के लिए आपको प्रमोट किया गया है और वो बताते हैं कि आप आज से इंपीरियल गार्ड के रूप में जाने जाएंगे और आप लीजोंग के अंडर में काम करेंगे महारानी की रक्षा करते हुए। उसके बाद से जो ये होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर महाराज कहते हैं कि हानसेन आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं और क्योंकि आपने महारानी की रक्षा की, अपने मास्टर की रक्षा की, इसीलिए आपको अलाउ होता है कि आप महारानी से बात कर सकते हैं जब भी चाहे तभी, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। इस पर महारानी भी उन्हें प्रणाम मतलब थैंक यू बोलती है। महाराज महारानी के पास जाते, करीब जाते हैं, कार में कहते हैं कि महारानी वैसे अब आप हानसेन के साथ बातचीत कर सकती हैं और उनके साथ जाने वाली हैं लड़ाई में, तो क्या आपको वहाँ पे मेरी भी ज़रूरत है? यहाँ पे महारानी कुछ नहीं बोलती। इसी आगे कट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मैडम ली और हानसेन आपस में बातें करते हैं। यहाँ पे हानसेन कहता है कि लियर देखो तुम अपने आप को हमेशा संभाल के रखना, क्योंकि महल के जितने भी लोग होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच समझ के काम करते हैं। अगर वो कुछ भी करेंगे ना तो सोच समझ के ही करेंगे, वो अपने बारे में ही ज़्यादा सोचेंगे, तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। उस दिन तुमने राजा को बचाया, तो वो कहती है देखो मैं नहीं चाहती एक्चुअली में कि राजा जिंदा हो, मैं भी चाहती थी कि वो हमेशा से मर जाए, लेकिन उस दिन मेरे मन में पता नहीं क्या आया, पता नहीं क्यों मैं उसे बचाने चल गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। और उसके बाद से मैंने तियांगमिंग के बारे में भी सोचा कि उसका क्या होता। फिर यहाँ पे हानसेन समझाता है कि देखो अगर राजा मर जाता है ना, मतलब इंगजिंग मर जाता है, तो मैं तियांगमिंग को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तो तुम्हें उसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है देखो मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मैं इतना तो जरूर जानती हूँ कि इंगजिंग वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं, मतलब इंगजिंग इन सबसे अलग है। उसके बाद से वो बताती है कि तुम्हें याद है वो तलवार जो मेरे दादाजी ने मुझे दिया था, और जब मैं यहाँ पे महल में आई थी तो मुझसे गार्ड्स ने वो तलवार छीन ली थी, लेकिन आज इंगजिंग ने मुझे वो तलवार दे दी। वो हमेशा से एक ऐसा इंसान चाहता है जिस पे वो भरोसा कर सकता है बहुत ही ज़्यादा, और शायद वो इंसान वो मुझ में ढूंढ रहा है। और तो वहाँ पे जो हानसेन होते हैं वो कहते हैं कि लियर अब ये मत कहना कि तुम उससे प्यार करने लगी हो या उसके प्यार में गिरने लगी हो। वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहती, लेकिन हाँ मुझे इतना तो पता है कि वो उन सबसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। हम देखते हैं कि ये लोग बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ महाराज इंगजिंग और लीजोंग बातें कर रहे होते हैं। महाराज इंगजिंग कहते हैं कि लीजोंग क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं महारानी को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही उदार हूँ, मतलब दयालु हो गया हूँ? लीजोंग बताता है कि देखिए महाराज आप उनके प्रति दयालु तो है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, आप उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका दिल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वो कहता है लीजोंग कि देखिए आप इस दयालुता के कारण ना महारानी आप पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने लगेंगी और वो खुद को आपको सौंप देंगी। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि तुम्हें पता है लीजोंग, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं वीक पड़ूँ, मैं मतलब मेरी कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन मैडम ली है जो मेरी वीकनेस है। मैडम ली के अलावा कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं वीक पड़ सकता हूँ। और वैसे तुम्हें पता है एक राजा की वीकनेस मतलब उसके राज्य का वीकनेस है, मतलब हमारे राज्य का सिर्फ एक वीकनेस है, वो है मैडम ली। यहाँ पे लीजोंग कहता है कि महाराज दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसकी कोई वीकनेस ना हो, तो आपकी एक वीकनेस है, इसमें आपको खुश होना चाहिए। इसका मतलब ये दर्शाता है कि आपके पास एक बड़ा सा दिल है जिसमें आपके दिल में किसी के लिए प्यार है। अगर आप उस औरत से इतना प्यार करते हैं तो आप डेफिनेटली आप अपने राज्य से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये एक अच्छी लक्षण है, ये कोई बुरा लक्षण नहीं है। अगर किसी के पास कोई वीकनेस नहीं है इसका मतलब ये है उसे किसी भी चीज़ का केयर ही नहीं है, कोई भी चीज़ का केयर उसको है ही नहीं, वो किसी की चीज़ के भी बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, तो ये आपके लिए अच्छी साइन है।
आगे हम जाओ गाँव को देखते हैं, जिनको उनके साथ वाला जो साथी होता है वो कहता है वैसे मैडम ली तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई हैं, अब आप क्या करेंगे महाराज, हमें तो जल्दी उनका कुछ करना पड़ेगा, आप तो हमेशा से यही कहते थे, अब क्या कर ही पाएंगे। तो वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, भले ही मैडम ली जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है, लेकिन फिर भी अपने पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, अभी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एक काम करो, एक आदमी ढूंढो जो सच्चा ईमानदार हो हमारे लिए, और उन्हें मैडम ली के पीछे लगा दो, और कहो कि उनसे उनसे जो भी ज़्यादा खबरें मिल पाए ना, जितनी भी खबरें मिल पाए, मतलब जो भी चटपटी खबर हो वो सब ला कर हमें दे दें, हम कुछ ना कुछ तो मैडम ली का कर ही लेंगे। आगे की सीन में हम देखते हैं मैडम चू और उनकी नौकरानी कहीं जा रही होती है, तभी वहाँ पे हानसेन होते हैं और हानसेन उन्हें रोक लेते हैं बीच में, कहते हैं कि आप अंधी हो। तो उनकी नौकरानी कहती है पागल हो क्या, तुम पता है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम महारानी चू से बात कर रहे हो, ऐसे बात किया जाता है क्या। तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैं महारानी चू से बात कर रहा हूँ। और महारानी चू आप अंधी हो क्या, क्योंकि इसके पहले आपने जो कुछ भी किया है ना, मैंने आपको पहले आगाह किया था कि मैडम ली के साथ कुछ भी गलत मत करना, और मैडम ली मेरी जूनियर है और मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ, और आपने उनके साथ जो कुछ भी किया ना वो अच्छा नहीं किया। और हाँ मुझे पता है आप इस बार जाके ये सारी बातें अपनी महारानी को बता दोगी, डोंगर हुआयान को, तो याद रखना आगे से अगर आप मैडम ली के साथ कुछ भी बुरा करती है ना, तो मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सोच लेना। को अच्छा खासा लेक्चर सुनाने के बाद ना हानसेन वहां से जाने लगते हैं। उनकी नौकरानी कहती है हानसेन तुम्हारी हिम्मत कैसे महारानी से बात करने की, सुनो माफी मांगो, कहते रह जाती है और हानसेन वहां से इनको सुना कर चले जाते हैं। आगे की सीन में हम एक बूढ़े से इंसान को देखते हैं जिनके पास एक लेटर आता है, वो बताता है कि ये कबूतर से आपके पास लेटर आया है। वो लेटर पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं। उनके साथ में होते हैं बावइये, वो कहते हैं कि महाराज आप खुश हैं, इसका मतलब कोई खुशखबरी है। तो वो कहते हैं हाँ तुम्हें पता है, मुझे पता चल गया है जिंकाई का, और जिंकाई के साथ एक लड़की है लानेयार, और वो दोनों मिलकर माउंट सोंग से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये कहता है लानेयार इनके बारे में मैंने सुना है, शायद उसे देखा है, हाँ ये तो जाओगाओ की बेटी है ना। तो वो कहते हैं अच्छा मतलब जाओगाओ खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, तो एक काम करो तुम अपने साथ में किसी को लो और माउंट सोंग की तरफ चले जाओ, माउंट सोंग से मिलने के लिए। जो गाँव ये होता है वो कहता है कि महाराज तो आप चाहते हैं कि मैं माउंटेन पे जाऊँ, सोंग माउंटेन पे। तो वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीज ढूंढ रहे हैं ना वो सोंग माउंटेन पे ही मिलेगा, तो तुम्हें वहाँ पे जाना होगा, किसी को साथ में लो और चले जाओ। आगे हम कुछ चरवाहों को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मिस्टर जिंकाई पहुंचते हैं लानेयार के साथ। वो पूछते हैं कि क्या आगे माउंट सोंग है, मतलब जो सोंग माउंटेन है वो आगे ही है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो रास्ता बताते हैं। उसके बाद से वो कहते हैं कि आप लोग हंटर तो नहीं लगते, मतलब आप लोग शिकारी तो नहीं लगते। वो कहते हैं कि नहीं हम लोग शिकारी तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि तो जरा ध्यान से जाइएगा, क्योंकि आपको पता है उस माउंटेन पे ना कुछ ऐसे बीट्स है, ऐसे शैतान है जो लोगों को मारकर खा जाते हैं, जो वहाँ पे एक बार जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा। फिर वहाँ से वो जो लोग होते हैं ना, वो चरवाहे लोग, वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे ये दोनों आगे की रास्ता देखते हैं। आगे की सीन में हमारा जिंगजिन को देखते हैं जो कि तैयार होते हैं महारानी के साथ लड़ाई पे निकलने के लिए। तो यहाँ पे उनके जो साथी होते हैं ना, वो उनसे कहते हैं कि महाराज क्या आपको अभी भी लगता है कि महारानी को साथ में लड़ाई पे लेकर जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वैसे आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, पहले भी तो महारानी ने आपको 2-2 बार हरा दिया है, तो आप उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे नहीं महाराज मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब महारानी को कोई परेशानी हो गई, तो तभी वहाँ पे महारानी आती है। कहते हैं महाराज क्या सोच रहे हैं आप, अपने शब्दों से वापस तो नहीं आने वाले हैं ना। तो महाराज कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, दरअसल ये यानी मैंगवू जो है ना वो सोच रहे हैं कि आपको लड़ाई पे ले जाना सही है या नहीं है। फिर वो कहते हैं कि वैसे आपने हान फेई के बारे में सुना है। तो वो कहते हैं हान फेई, हाँ मैंने सुना तो है, दादाजी ने बताया था, और हान फेई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली इंसान है और बहुत ही तलवारबाजी में बहुत ही ज्यादा अच्छे है। तो वो कहते हैं कि अच्छा आपने सुना। दरअसल मैं चाहता हूँ कि हान फेई जो है ना वो हमारे साथ काम करे। तो वो कहती है कि अच्छा। तो वो कहते हैं कि हाँ, और इसमें शायद आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद से कहती है आइए गुंगसन, मिस गुंगसन आइए लड़ाई पे चलते हैं, और ये लोग मिलकर लड़ाई पे जाते हैं। आगे हम जिंकाई और लानियार को देखते हैं, ये दोनों लोग वही माउंटेन पे जा रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने इस माउंटेन के बारे में तो सुना है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना है कि यहाँ पे कोई बीस्ट भी रहता है। तो वो कहता है मतलब जो मिस्टर जिंकाई होते हैं ना, वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये सब ना सिर्फ एक अफवाह है, और वैसे भी हम लोगों ने अच्छी तलवारबाजी आती है हम लोगों को, तो अगर कोई बीस्ट आएगा भी तो हम लोग जान से मार देंगे। इसी के दौरान हम देखते हैं कि इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं कुछ लोग, जिनमें होते हैं बायो ये जो होते हैं कुछ लोगों के साथ जिंकाई और लानियार का पीछा कर रहे होते हैं। आगे की सीन में हम जिंकाई और लानियार को देखते हैं जहाँ पे दोनों लोग बातें करते हैं, जहाँ पे लानियार कहती है कि वैसे मुझे लगता नहीं है कि माउंट पे कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से। तो वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब हम माउंटेन पे जाएंगे और वो इंसान हमें मिल जाएंगे तो हम उनके सामने वो पोयम पढ़ेंगे, जिसके बाद से हमें पता चलता है कि हमें क्या मिलता है, ये सब देखेंगे। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी इन्हें एहसास होता है कि पीछे से कोई इनका पीछा कर रहा है। तो इन्हें चटकनी लगती है, मतलब जो मिस्टर जिंकाई होते हैं ना वो लानियार का हाथ पकड़ते हैं और साइड में जाके कहीं छिप जाते हैं। फिर ये लोग ये बायो जो होते हैं उनके साथी होते हैं, वो आगे आते हैं और आगे आके चारों तरफ ढूंढते हैं। और एक आदमी कहता है कि ये सडनली, मतलब इतने अचानक से गायब कैसे हो गया, जरूर ये कहीं ना कहीं मतलब कहीं इसे कोई भूत या जानवर तो नहीं खा गया, क्या होगा। तो वो कहते हैं कि पागल हो क्या, ये इतना खुला जगह है, यहाँ से कैसे कोई इतनी जल्दी गायब हो सकता है। काम करो, मुझे ऐसा लगता है शायद उन्हें पता चल
चुका है कि हम लोगों ने ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो लोग कहीं आसपास ही छुप गए हैं। और यहाँ पे ज़्यादा पहाड़ पत्थर वगैरह भी नहीं है, तो ज़्यादा जगह नहीं है छिपने का, तो चारों तरफ देखो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आगे किसी में हम महाराज जिंग को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ यानी सैनिकों के साथ एक जगह पे खड़े होते हैं, जहाँ पे वहाँ उनके मंत्री जो होते हैं मैंगवो वो आते हैं, बताते हैं कि महाराज हमें आगे जाने में थोड़ा सा खतरा है, तो हमें एक दिन यहाँ पे इंतजार करना चाहिए, एक दिन यहाँ पे रह के आराम करना चाहिए, कल से हम लोग निकलेंगे। तभी यहाँ पे 2 लोग आते हैं महाराज से मिलने के लिए और महाराज को प्रणाम करते हैं। महाराज प्रणाम स्वीकार करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि ये आपकी मैडम ली है। और मैडम ली उन्हें जैसे ही देखते हैं उन्हें याद आता है कि ये दोनों लोग वही हैं जो आग लगी थी इनके मतलब गुंगशन ली के घर के बाहर, तो ये लोग वहाँ पे खड़े थे और बातें कर रहे थे कि किसने किसको मारा। यहाँ पे उन्हें याद आता है, वो अपनी तलवार उठाती है, उन्हें मारने के लिए जाती है, तो महाराज आगे आते हैं और रोक लेते हैं। उसके बाद से वो दोनों को भगा देते हैं, कहते हैं तुम लोग जाओ यहाँ से। तो महाराज कहते हैं कि आप क्या कर रही हो, तो वो कहते हैं कि ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों वही हैं जिन्होंने मेरे दादाजी की हत्या की थी, ये दोनों हत्यारे हैं। तो यहाँ पे महाराज वो कहते हैं कि क्या आपको फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहते हैं नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ और लड़ाई में कितने लोगों की मौत होती है। महाराज का इतना बोलना था कि महारानी कुछ नहीं बोलती और महाराज की तरफ गुस्से से मतलब बहुत बेखास निगाहों से देखती हैं और गुस्से में अपना तलवार फेंक कर वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद महाराज कहते हैं मैंगो से किसने बुलाया था उन दोनों को, तो वो मैंगो उन्हें प्रणाम करते हैं कि महाराज माफ कीजिए। तो वो कहते हैं कि उन दोनों को बोल देना कि अगर वो दोबारा महारानी के सामने आया तो मैं उन दोनों की जान ले लूंगा। आगे की सीन में हम बायो ये बायो को देखते हैं, जो कि अपने लोगों के साथ वहाँ पे जिंकाई को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आते हैं आदमी बूढ़े से, उन्हें प्रणाम करता है मास्टर को। तो वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि महाराज हम जिंकाई को ढूंढ रहे हैं, दरअसल हम उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो यहीं कहीं पे छुपा हुआ है। तो वो कहते हैं पागल हो क्या, यहाँ पे छुपने की जगह कहाँ है। और वो कहते हैं कि जाओ कहीं और जाकर ढूंढो, यहाँ से बाहर जाओ। तो चले जाते हैं। तब वो बूढ़ा आदमी जो होता है वो कहता है जिंकाई अब छुपना बंद करो और बाहर निकल जाओ। जिंकाई बाहर आता है और कहता है मुझे बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि वो तुम्हारे ही आदमी थे, तुमने उन्हें वापस भेज दिया ताकि अब तुम मुझसे उस मैन्युस्क्रिप्ट को छीन सको अपने लिए, है ना। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। थोड़ा समझाने की कोशिश करता है, उसके बाद से लड़ाई करने लगता है ये बूढ़ा व्यक्ति। यहाँ पे जिंकाई उससे लड़ता है और उसे धक्का देकर मतलब एक तरीके से उससे उलझा कर वहां से लीनियर का हाथ पकड़ के भागने लगता है। हम देखते हैं कि ये बायो जो होता है ना वहीं पे छुप के देख रहा होता है और वो भी पीछा करता है। यहाँ पे जिंकाई और लानियर जो होते हैं दोनों साथ में भाग रहे होते हैं और बूढ़ा व्यक्ति और वो आदमी मतलब बायो ये जो होता है ना वो भी पीछा कर रहा होता है। यहाँ पे बूढ़ा आदमी जाकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिंकाई एक बार फिर उसे चकमा देकर भागने में कामयाब होता है। जिंकाई आगे भागते हुए जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक अजब सा ट्रैप लगा हुआ होता है, जिसमें जिंकाई जाके फंस जाता है। मतलब जैसे उस पर पैर रखता है वो अंदर एक बड़ी सी खाई जैसी जगह में गिर जाता है, जहाँ पे बूढ़ा आदमी यहाँ पे ताकते रह जाता है। फिर उसे आवाज आती है, तो वो कहता है कौन है। बायो ये सामने आता है, तो बायो ये से कहता है कि तुमने मेरे प्लान को खराब कर दिया, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे प्लान को बिगाड़ दिया। और वो उसे जैसे मारने जाता है ना, बायो ये जो होता है वो हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने गलती कर दी है, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। और हाँ, आप जिस मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढ रहे हो ना उसे मैं ढूंढ कर लाऊंगा, जिंकाई से मैं छीन कर लाऊंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम उस मैन्युस्क्रिप्ट को लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा, वरना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहते हैं जैसे आपके आगे मैडम लीयर और महाराज को देखते हैं, जहाँ पे महाराज उनसे कहते हैं क्या तुम अभी भी नाराज हो। वो कहते हैं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं दरअसल अपने आप पे नाराज हूँ, इस बात के लिए खुश रहा हूँ कि मैंने एक ऐसे बुरे इंसान से शादी किया। तो वो कहते हैं ये क्या कह रही हो तुम, मेरी इसमें क्या गलती है, वैसे भी मैंने थोड़ी ना उन ट्रॉप्स को यानी उन लोगों को मैंने थोड़ी ना भेजा था तुम्हारे दादाजी को मारने के लिए। तो वो कहते हैं हाँ, तो इसमें तुम्हारी भी तो गलती है, तुम ही तो राजा हो ना। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं राजा हूँ, लेकिन पहले तो नहीं था ना, पहले तो मैं किसी और के इशारों पे काम करता था, इसलिए ये सब हुआ था। तो वो कहती हैं कि ठीक है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या मन कर रहा है तुम्हारा, अगर मैं उन दोनों को बुला दूं और तुम उन दोनों को काट के नदी में फेंक दो तब तो खुश हो जाओगी ना। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं उन दोनों को काट के नदी में फेंक देती हूँ तो लोग तो मेरे दादाजी का मजाक ही उड़ाएंगे ना। मेरे दादाजी को 4 स्किलफुल स्वॉर्ड मैन यानी 4 अच्छे तलवारबाजों ने मिलकर मारा था, और मैं ऐसे कैसे मतलब दो लोगों को मारकर उनका बदला ले सकती हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, तो एक काम करना, तो तुम मुझे ही क्यों नहीं काट देती, मुझे काट दो, तब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना। तो तलवार निकाल के फटाक से महाराज के गले में लगा देती है। महाराज कहते हैं कि अरे ये क्या है, तुम कितनी क्रूर हो ना, तुम हमेशा अपने पति को मारने के बारे में ही सोचती रहती हो। वो कहती है, तो फिर वो अपना तलवार हटा लेती है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये सब गुस्सा छोड़ो, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आगे हम महाराज इंजन को देखते हैं, जो कि महारानी से ले जाते हैं, बातें करते हैं और उन्हें दिखाते हैं। कहते हैं कि ये देखो, हम यहाँ से ईस्ट की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे हम एक बड़ा सा गेट लगाएंगे, मतलब एक ऐसा दीवार चढ़ाएंगे ना जिसमें कभी भी लड़ाई हो तो वहाँ पे लोग मतलब आगे ना बढ़ पाए, जो वार हो अगर कोई भी, तो वहाँ पे जो सैनिक है वो इस वॉल से आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा उन्हें मुश्किल होगी। तो ये कहती हैं कि महारानी अगर आप ऐसा वॉल बना देंगे तो सोचिए इसके बाहर रहने वाले लोगों को कितना ज़्यादा खतरा होगा ना, कितने ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। महाराज उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि देखिए, वार हमेशा से होते आ रहे हैं, सालों से वर्षों से वार होते हैं और इसमें कई ऐसे इनोसेंट लोग हैं जो मारे जाते हैं। अगर हम सबके बारे में सोचने लगेंगे
तो काम नहीं चलेगा ना महारानी। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम राज्य को कैसे सुरक्षित रखें। हमें पता है, आपको पता है बाहर होने में बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। मतलब ये सब समझा रहे होते हैं और उनके करीब आने की कोशिश कर देता है। वहाँ पे एक सैनिक आता है और कहता है कि महाराज खबर है? तो वो कहते हैं कि हाँ बताओ। तो वो कहते हैं कि महारानी का जो तंबू है ना वो तैयार हो चुका है, महारानी अपने तंबू में जाकर सो सकती है। तो महाराज कहते हैं ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद से महाराज महारानी से कहते हैं कि देखो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है, और मतलब ये जंगल है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे सांप भी होंगे, चीता होगा, भालू होगा, तो आप वहाँ पे कैसे जाएंगी? वैसे आप वहाँ पे जाएंगी तो खतरा होगा ना। तो वो कहती हैं कि आप चिंता मत करो। महाराज क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं अपनी गोद में और कहते हैं देखिए मैं आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित होगा, और आप वहाँ पे चली जाती हैं, आपको कुछ हो जाता है तो मैं अकेला क्या करूँगा। महारानी कहती है कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं नहीं चाहूँगी, लेकिन आप मुझे छोड़ तो दो, मैं यहीं पे रहूँगी, मैं नहीं जाने वाली हूँ। महाराज मुस्कुराते हैं और उन्हें अपने करीब खींचने की कोशिश करते हैं। आगे किसी में आप जिंका और लानियार को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों गिरे होते हैं और उठते हैं। वो कहती है कि आप ठीक हो ना? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर लोग कहते हैं हम लोग कैसी जगह पे आ गए हैं, चलो देखते हैं कि ये कैसी जगह है, यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है। आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो हम देखते हैं कि लानियार का पैर मुड़ गया होता है। वो कहती है कि मेरा पैर मुड़ गया है, मैं आगे चल नहीं पा रही हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है लाओ लाओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। तो वो कहती है नहीं भाई छोड़ दो, अगर आप उठाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, चलो ऐसे चलते हैं ठीक है। वो कहते हैं कि बाहर तुम मुझे प्रोटेक्ट करती हो ना, तो आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें उठा लूँगा और चलो आगे पता करते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। वो कहती है ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो फिर मैं आ जाती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर मेरे पीठ पे आ जाओ, और वो अपने पीठ पे बैठाकर उसे लेकर जाते हैं। आगे किसी में हम महाराज और महारानी को देखते हैं। आगे हम महाराज इंग जेंग को और महारानी लेनियर को देखते हैं, जो कि अपना बेड तैयार कर रही होती है। तो महाराज कहते हैं ये क्या है, तुमने कहा था ना कि आज तुम यहाँ पे सोगी, तो तुम अलग से बेड क्यों तैयार करी हो? वो इतना बड़ा बेड है तो उस पर हम लोग सो सकते हैं ना, इस पर कोई आगे क्या? दो लोग। महाराज सोकर दिखाते हैं। वो कहती है कि अरे ये बेड मैं अपने लिए तैयार कर रही हूँ, यहाँ बस मैं सोऊंगी और आप वहाँ पे सोएंगे। तो महारानी कहती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ऐसे सोओगी तो मुझे नींद आएगी क्या भला, तुम ऐसा मत करो ना प्लीज़। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगले एपिसोड के लिए नेक्स्ट कमेंट करो तभी। और सुनो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, तो मेरे वीडियो पे रीच कम होने लगा है, मतलब व्यू कम हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा चैनल जल्दी बंद हो जाएगा। प्लीज़ रहम करो ना, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।